स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन, जिधर हम आज क्या कवर करेंगे, आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आरटीपी ऑफ नवंबर 24। टेंशन लेने का नहीं भाई, छोटी सी आरटीपी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेपिटेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी न्यू क्वेश्चंस है और जितने भी एमसीक्यू केस सिनेरियो सारे सॉल्व करेंगे। जो एकदम रेपिटेटिव क्वेश्चन है अपने क्लास में कवर किए, उस पर अपने को टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इवन आई नो दैट यू माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो टूवर्ड्स द बैक एंड ऑफ योर एग्जाम्स। मतलब एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, तो आपका 15-15 20-20 मिनट आधा आधा घंटा बहुत कीमती है। तो आप भी आरटीपी में इसलिए आए रहोगे ये देखने के लिए सर नया है क्या कुछ, तो बस वो जो नया है वो करा दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से, और आपको क्या आहा ओहो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं क्या कह रहा हूं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अच्छा मैं ये आरटीपी जो भी सॉल्व कराऊंगा, इसका ये पूरा सॉल्व वाला आरटीपी है ना, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो तो फटाफट से हम शुरू करेंगे आरटीपी। आ जाओ, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद केस सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, अब केस सिनेरियो नंबर 1 में हम पता है क्या करने के, एग्जाम में कभी भी पहले क्वेश्चन पढ़ लेना क्या है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख लो क्या क्या पूछा है, तो सिनेरियो पढ़ते समय अपना माइंड उस तरफ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा है व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनकम विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। तो शायद वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा इसके अंदर, तो उसका फाइनेंस इनकम वगैरह पूछा है फॉर द ईयर 16-17, देख लेंगे सर। फिर पूछता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च अगेंस्ट द सेल मेड ऑन 1 अक्टूबर 16। तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट पूछा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 15-16 विद रिस्पेक्ट टू सेल अरेंजमेंट विद बी लिमिटेड। तो 15-16 का भी कुछ सेल्स का अमाउंट पूछा है, और सेम पूछा है रेवेन्यू 16-17 का। तो 5 एमसीक्यू है भाई। ठीक है, जहां तक अपने को एमसीक्यू पढ़ के लग रहा है रेवेन्यू 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 का बात कर रहा है, मतलब 115 आ गया है ना, तो छोड़ मत देना, ये इंडेस बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंडेस होता है ये। ठीक है, चलो तो इंडेस 115 के ऊपर जहां तक मेरे को लग रहा है पांचों के पांचों एमसीक्यू है। आ जाओ देखते फटाफट से क्या बोलता है। डी लिमिटेड प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 मार्च ईच ईयर। Following information on revenue transactions are relevant for the year ended 31st March 17। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या क्या है। On 1st October 16, D sold a product to a customer for 1,21,000। तो ये डेट ऑफ सेल क्या है, 1st October 16। The amount is payable on 31st March 18। ओ भाई तुम अगर टाइमलाइन बना के देखोगे ना, तुमने सेल कब किया है, तुमने सेल किया है 1st October 16 को। मैं थोड़ा ऊपर खींच लेता हूं इसको, हाँ तुमने सेल किया है 1st October 16 को। पैसा कब आएगा, 31 दिसंबर 18, मतलब मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल 3 महीने बाद आएगा पैसा, वो तो ठीक है। तो ये डेट ऑफ सेल है, और इस दिन आपको डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी जो भी है। ठीक है, आगे द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वॉज 80,000। द कस्टमर हैड अ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट। कस्टमर चाहे तो कभी भी रिटर्न कर सकता है एट एनी टाइम अप टू एंड इंक्लूडिंग 31 मार्च 16। तो रिटर्न का डेट कब तक है, सॉरी 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 16 तक ये है लास्ट डे ऑफ रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द लास्ट डे ऑफ रिटर्न। ठीक है, एट 1 October 16, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। D Limited had no reliable evidence regarding the likelihood of the return of the product by customer। 1 अक्टूबर को D had no reliable evidence, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है regarding the likelihood of the return। बेसिकली हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम राइट ऑफ रिटर्न वाले केस में ऐसा बोलते हैं कि 100 यूनिट बेचे, हमारा 5 एस्टिमेट बोलता है कि 5% रिटर्न आएगा, तो हम 5% रेवेन्यू बुक नहीं करते थे, बाकी 95% बुक कर लिया करते थे। अब इसने जितना भी बेचा है इसको अंदाजा ही नहीं बैठ रहा है कि मेरे को कितना रिटर्न आएगा, तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड बोलता है रेवेन्यू बुक नहीं करने का। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता ना रिटर्न करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। देखो अंदाजा लगा पा रहे हो, सपोज मैं ऐसा है 100% का सेल्स किया है मैंने, और मुझे पता है कि 10% रिटर्न आएगा, तो 90% आज बुक कर लो, 10% को आप रिटर्न का पीरियड खत्म होने के बाद बुक करना। अब वो बोलता है मेरे को 100% को लेकर ही डाउट है, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में, अंदाजा ही लगा नहीं पा रहा हूं मैं। तो स्टैंडर्ड बोलता है अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो आप इसका रेवेन्यू बुक नहीं करने का जब तक रिटर्न का पीरियड खत्म ना हो जाए। बेसिकली आप इसका रेवेन्यू फिर कब बुक करोगे, अक्टूबर में मत बुक करना, आप इसका रेवेन्यू 31
दिसंबर में बुक करना, ठीक है। आगे देखते क्या बोलता है। द प्रोडक्ट वॉज नॉट रिटर्न बाय द कस्टमर बिफोर 31 दिसंबर एंड सो द राइट ऑफ रिटर्न फॉर द कस्टमर एक्सपायर्ड। मतलब ये लास्ट डे ऑफ रिटर्न है, यहां तक रिटर्न नहीं आया तो आप यहां रेवेन्यू बुक कर सकते हो, बुक रेवेन्यू। अच्छा मैं वापस से बता दूं, यहां इन्होंने ये लाइन लिखी है ना, इसलिए मैं ऐसा असम्पशन ले रहा हूं कि मैं रेवेन्यू 31 दिसंबर को बुक करूंगा। अगर सपोज ऐसा बोलता कि नहीं नहीं कंपनी एस्टिमेट्स देयर विल बी नो रिटर्न्स, कंपनी का अंदाजा है पास्ट हिस्ट्री के रिटर्न नहीं आते, तो फिर वो पूरा रेवेन्यू 1 अक्टूबर में बुक कर लेता। तो मेरी बात समझो, देखो रट्टा मत मार के देना, लॉजिकली समझो यहाँ क्या हो रहा है। सबको समझा ये वाला पार्ट? ठीक है सर। ऑन बोथ 1 October 16 and 31 December 16 the cash selling price of the product was 1 lakh। तो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? कैश सेलिंग प्राइस मतलब अगर कस्टमर आज ही पेमेंट कर देता, आज मतलब जिस दिन रेवेन्यू बुक कर रहे हो उसी दिन अगर कस्टमर पेमेंट कर देता तो 1 लाख पेमेंट करता। रियलिटी में वैसा नहीं है, रियलिटी में ही विल मेक पेमेंट ऑफ 1,21,000। एक्स्ट्रा काहे के लिए पे कर रहा है? शादी है क्या? शादी नहीं है, 2 साल के बाद पे कर रहा है ना भाई। डेट अभी देखो, अब हम मानते हैं कि अक्टूबर की डेट ही भूल जाओ, अक्टूबर भूल जाओ, अक्टूबर को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अब अपने लिए 31 दिसंबर की डेट है। अब इस दिन से अगर आप देखोगे डेट ऑफ पेमेंट तो 2 साल के बाद पेमेंट करने वाले हो, तो ये वो 2 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। रेट भी दे रखा है, 10% का रेट है। अब एक काम करते हैं, इतना अपन ने पढ़ लिया ना, इसको लेकर एमसीक्यूज देखते हैं क्या क्या है। पहले सबसे पहला, व्हेन एंड बाय व्हाट अमाउंट रेवेन्यू शुड बी बुक्ड विद रिस्पेक्ट टू सेल्स मेड ऑन 1 अक्टूबर। मैंने क्या बोला? अक्टूबर में तो सेल्स कर दिया, अंदाजा लगा तो पा रहे हो नहीं कि कब कितना रेवेन्यू बुक करना है। तो एक्सपायरी कब हुई थी? 31 दिसंबर को, तो इस दिन अपन बुक करेंगे रेवेन्यू। और रेवेन्यू कितना रहेगा? भले ही पेमेंट 121 का आएगा, रेवेन्यू इतना नहीं रहेगा। रेवेन्यू आपका सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रहेगा। जो कैश सेलिंग प्राइस है वो आपका रेवेन्यू होता है, तो ये आपका रेवेन्यू रहेगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए भाई, चेक कर लेना। उसके बाद पूछता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फाइनेंस इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इन द ईयर 16-17। मतलब 16-17 मतलब देखो ये वाला साल 16 और ईयर एंड तक 31 मार्च 17 इधर किधर आएगा ना, मैं लिख रहा था 31 मार्च 17 आएगा। तो आप फाइनेंस इनकम कितना बुक करें? अब यहाँ एक मिस्टेक कर सकते हो आप पता क्या करोगे? आप बोलोगे सर सेल्स तो अक्टूबर में किया था, तो अक्टूबर से लेकर मार्च 6 महीने का निकालो फाइनेंस इनकम। गलत जवाब, गलत जवाब। आप फाइनेंस इनकम कब से निकालोगे? जिस दिन आपने ट्रेड रिसीवेबल वगैरह बुक किया है। देखो आप एंट्री क्या मारोगे? आप 31 दिसंबर 16 को एंट्री मारोगे ना, क्या एंट्री मारोगे? ट्रेड रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू। पैसा तो आया नहीं है ना, तो इस दिन आपने एंट्री मारी ना यार। तो जब फाइनेंस इनकम निकालोगे तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का निकालना, लॉजिकल भी है। तो दिसंबर से मार्च का आता है 3 महीने का। अब सीधा सीधा निकाल पाओगे आप कैसे? आप बोलोगे 1 लाख इंटू कितना परसेंट है भाई? परसेंटेज है 10%, तो आप बोलोगे इंटू 10% इंटू 3/12 2500 है ऐसा ऑप्शन? हाँ सर बी है, बी इज द आंसर। आई होप तुमको समझ रहे हैं अपन क्या कर रहे हैं भाई, बराबर? ठीक है। अच्छा इसकी एंट्री क्या रहेगी? 2500 की ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा और 2 फाइनेंस इनकम 2500 ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च। अल्ले ले 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 मेरे बाबू, सिंपल सिंपल एमसीक्यू पूछेगा। ट्रेड रिसीवेबल पहले 1 लाख था, फिर फाइनेंस इनकम बुक किया तो और बढ़ा दिया, तो हो गया 1,02,500। सी करती सी करती मैं मरू, खत्म। आ जाओ, 3 एमसीक्यू होगा। चौथा एमसीक्यू इसको लेकर है क्या? अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन 15-16। नहीं ये तो 16-17 की बात चल रही थी, इसका नहीं है ये। चलो दूसरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा अभी अपने को, ठीक है। आ जाओ, क्या बोलता है? ऑन 1 जुलाई 15 डी लिमिटेड बिगैन एन अरेंजमेंट टू सेल गुड्स टू थर्ड पार्टी बी। जुलाई में चालू किया, बराबर। द प्राइस ऑफ द गुड्स वॉज सेट एट ₹100। प्राइस कितना है? 100 रुपया। फॉर ऑल सेल्स इन 2 ईयर पीरियड, जो भी सेल करोगे 100 रुपया प्राइस है इसका। हाउएवर इफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी exceeded 60,000 units in the 2 year period ending 30th June, then the selling price of all units would be ₹90 per item। सिमिलर क्वेश्चन है 115 के अंदर होता है, ठीक है। कि अगर आपको पता है डे 1 पे कि 60,000 यूनिट से ऊपर आप परचेस करोगे तो 90 के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना। बट जब तक हमारा अंदाजा ये नहीं बोलता है कि 60 के ऊपर जाएगा तब तक रेवेन्यू 100 का बुक होता है। और बाद में अगर अंदाजा चेंज हो गया तो फिर क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस अप्लाई करते हैं। एनीवेज आजा देखता अपन। सेल्स ऑफ गुड्स इन 9 month पीरियड एंडिंग टोटल 20,000। देखो सेल्स 60 के ऊपर आज नहीं जाना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए कि मेरा सेल्स 60 के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोलता है? तो अभी तो 20,000 का अपन ने किया है यूनिट सेल, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर मंथ वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज बिफोर 30 जून। मतलब इसी हिसाब से चलता चला तो 60 के ऊपर तो नहीं जाएगा। तो बेसिकली अगर आप बात करोगे इन द ईयर 16-17,
मतलब ये साल 16-17 सॉरी 15-16 अगर आप 15-16 की बात करोगे, है ना, यहाँ से जब से सेल किया 15 से और ये साल की, तो आपने 20,000 यूनिट्स सेल किया है। और अगर इसकी बात करोगे तो कितना आप अभी तो एज पर 100 ही बुक करोगे रेवेन्यू, तो आपका 20 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अगला साल। हाउएवर इन द ईयर 31 मार्च 17 टोटल सेल्स ऑफ द गुड्स टू बी वर 35 लैक्स। सेल्स हो गए 35 लैक्स। ठीक है, द एस्टिमेट वॉज रिवाइज्ड। वापस से टोटल सेल्स were 35 lakhs and based on current orders from B Limited, the estimate was revised. The directors estimated the total sales of to be in the 2-year period would be more than 60,000. अब अंदाजा चेंज हो गया, तो क्या करें? अब क्यूमुलेटिव कैचअप से लगाना पड़ेगा। निकालने के दो तरीके, दोनों सिखाऊंगा। सबसे पहला, आप बोलो इन द ईयर 16-17 मेरा सेल्स कितना हो गया 35,000 का, तो इसका तो रेवेन्यू एज पर 90 बुक करोगे बराबर, तो आप बोलोगे 35,000 इंटू 90, तो यह आएगा 31.5 लैक्स। उसके अलावा आपको इसी साल में एडजस्ट करना पड़ेगा जो आप एक्सेस रेवेन्यू बुक करके बैठे हो। तो 20,000 यूनिट्स पे आपने कितना ज्यादा बुक कर लिया, 10 रुपए ज्यादा बुक कर लिया है, तो ये आप लेस करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए आएगा, तो टोटल आएगा 29.5 लैक्स। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। और एक और तरीका है, क्या कर सकते हो आप, आज तक टिल डेट व्हाट शुड बी द रेवेन्यू बुक्ड, तो मैं बोलूंगा टिल डेट 35 और 20 टोटल टिल डेट 55,000 पे रेवेन्यू होना चाहिए बुक एज पर 90। टिल डेट की बात कर रहा हूं, तो 55,000 इंटू 90 विल बी 49.5 लैक्स बराबर। आप बुक कितना कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी बुक्ड इन द प्रीवियस 20 लैक्स, तो ऑलरेडी बुक्ड 20 लैक्स। तो अब कितना बुक करना है, मैं बोलूंगा इन द ईयर 15-16 कितना बुक किया था आपने, इतना बुक किया था, तो और 16-17 में कितना बुक करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल 29.5। कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। मेरे ख्याल से यही तो एमसीक्यू पूछा था रेवेन्यू को लेकर, देख लेते एक बार अपन। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द 15-16, 30 लाख आया था। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन द 16-17 कितना आया था, 29.5 ना, बी। खत्म, ये एमसीक्यूज आर ओवर, डन एंड डस्टेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, केस सिनेरियो नंबर 2 क्या बोलता है सुनना। Messrs XYZ and Company is an auditing firm. During his audit, the firm is facing difficulty in accounting of the following transaction. ओहो, इनको डिफिकल्टी आ रही है, कोई नहीं, मुझको बहुत अच्छे से आता है, मैं बिल्कुल सिखा दूंगा। A Limited established a defined benefit pension plan for its eligible employees. The balance sheet of A on 31st March 17 currently includes estimated net liability at 31st March 16. होता क्या सुनो, अपने पास होता है डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, फिर होता है प्लान असेट, इन दोनों को हम नेट करके दिखाते हैं। अब नेट में अगर लाइबिलिटी ज्यादा है तो नेट लाइबिलिटी दिखेगा, अगर प्लान असेट ज्यादा है डीबीओ से तो नेट असेट दिखेगा। अब नेट लाइबिलिटी है इनके पास। ठीक है, सबसे पहले बोलता है 31st March 17 को जो भी वैल्यू थी इट इंक्लूड्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 31st March 16। तो बेसिकली आपका ओपनिंग 1 अप्रैल 16 और 31st March 16 जो बोलना है बोल दो, इट इज 18.75। ध्यान हटना लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने पास जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए थे पहले क्लास के अंदर, उसमें सिंपल क्या होता था कि ये भी दिया होता था, ये भी दिया होता था, तो नेट भी दिया होता था, ऐसा इजी होता था निकालने को। बट यहाँ डायरेक्टली नेट दिया हुआ है, तो ध्यान रखना। एनीवेज आगे बढ़ जाते हैं। द फॉलोइंग मैटर्स रिलेट टू द प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17। द एस्टिमेटेड करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री क्या आती है, करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, मतलब बेसिकली लाइबिलिटी बढ़ जाता है आपका, तो ये आपका बढ़ना चाहिए बाय 6 करोड़। थोड़ी जगह छोड़ देना इधर, क्यों, पहले हम इंटरेस्ट निकालते, करंट सर्विस कॉस्ट ईयर के एंड पे बुक होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं आता है, ध्यान रखना। तो मैं लिखूंगा CSC 6 करोड़। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करो अगला। अच्छा बाय द वे मुझे इसमें भी पहले एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए थे, ध्यान नहीं रहा मुझे, आप एग्जाम में पहले एमसीक्यूज पढ़ना। ठीक है, ऑन 31st March 17 A Limited पेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 CR इनटू द प्लान, तो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एंड चार्ज दिस अमाउंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इधर लफड़ा हो गया है, इन्होंने गलती क्या कर दिया सुनना, इन्होंने गलती कर दी है इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस चार्ज करके। इसमें एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एक्चुअल जब कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो आप तो एंट्री होती है प्लान असेट टू कैश बैंक, ये एंट्री होनी चाहिए। इन्होंने डब्बों ने क्या एंट्री मार दी, इन्होंने एंट्री मार दी एक्सपेंस टू कैश बैंक, एक्सपेंस इन्होंने P&L टू कैश बैंक कर दिया। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री मारनी आती है। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दिस, P&L आपने गलत ही डेबिट कर दिया है, तो इसका होना चाहिए टू P&L, रिवर्स करोगे
जाना कहाँ चाहिए था? प्लान असेट में। अब ऑफकोर्स प्लान असेट आप बना नहीं रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द प्लान असेट। प्लान असेट और डीबीओ में होने वाले सारे एडजस्टमेंट्स नेट लाइबिलिटी से एडजस्ट होने चाहिए। तो बेसिकली आप इसको नेट लाइबिलिटी से एडजस्ट करोगे। कितना? 7 और 7, 7 था ना। तो इसका इंपैक्ट मेरे इस वर्किंग पे क्या आएगा? इसका इंपैक्ट, लाइबिलिटी गिर रही है मेरी 7 से। सर ऐसे कैसे गिर गई लाइबिलिटी? जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो असेट बढ़ता है, तो असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो असेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी गिरेगी, ऐसा। तो 7 बोलते ना लेस कंट्रीब्यूशन। देखो वापस से अगर नेट असेट में होता ना तो असेट बढ़ा देता मैं, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रहा है। सर सेकंड इफेक्ट, कैश बैक मत करना सेकंड इफेक्ट, अब वो पीएनएल से एडजस्ट होना चाहिए सेकंड इफेक्ट, क्योंकि आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी, रेक्टिफाई किया बेसिकली आपने। उसके बाद बोलता है एनुअल मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑन 1 अप्रैल 16। इसकी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू नेट लाइबिलिटी 8% है। किस पर निकाला 8%? ओपनिंग पे निकालना 8%। सर ये क्यों? क्योंकि ये सब ईयर एंड पे वो ऐसा मान लेना। अच्छा बोला भी है कि कंट्रीब्यूशन भी ईयर एंड पे किया है, करंट सर्विस कॉस्ट तो वैसे भी ईयर के एंड पे बुक होता है। तो 18.75 इंटू पिंटू चिंटू कितना? 8%। तो आएगा 18.75 इंटू 8%, 1.5। यह आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है? क्लोजिंग कितना है? 20.5। तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जरा निकालोगे क्या? उसी को तो बोलेंगे एक्चुएरियल गेन लॉस। देखो जरा, अपना 18.75 है प्लस 1.5 है प्लस 6 है माइनस 7 है, तो ये आता है 19.25 माइनस 20.5, 1.25। लाइबिलिटी ज्यादा है, जितना अपन निकाल रहे वो आ रहा है 19.25 और ये 20.5, मतलब लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो ये एक्चुएरियल लॉस हो गया। इसको रीमेजरमेंट लॉस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रीमेजरमेंट लॉस, जाता है ओसीआईएनआर के अंदर, रीमेजरमेंट लॉस। अब देखते हैं एमसीक्यू पूछा गया है। आइडियली वापस बता दूं, एमसीक्यू पहले पढ़ लेना भाई एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या एडजस्टमेंट आएगा सुन लो। क्या इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट लॉस में जाएगा? हाँ, तो ले लो 1.5 प्लस। क्या करंट सर्विस कॉस्ट जाएगा? हाँ, 6 भी ले लो प्लस। कंट्रीब्यूशन, देखो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट नहीं करना चाहिए था अगर करेक्ट एंट्री मारते तो। अगर हम एंट्री मारते प्लान असेट टू कैश बैंक तो नहीं इंपैक्ट करता, लेकिन हमने गलत एंट्री मारी है, तो उसका जब आपने रेक्टिफिकेशन किया है तो ये इंपैक्ट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो 7 नेगेटिव, इनकम बुक करो ना अभी रेक्टिफाई करने के लिए, तो ये लेस करना पड़ेगा आप एक्सपेंस में से। तो ये तो एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस का रिवर्सल है, तो लेस करोगे आप 7। तो नेट में 0.5 का एडजस्टमेंट है डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। वाई डिडक्टेड? क्योंकि नेट एक्सपेंस आ रहा है ना आपका, नेट में एक्सपेंस आ रहा है 0.5 का। कैसे आया? 6 प्लस 1.5 माइनस 7। क्लियर? खत्म। अगला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल गेन लॉस? अरे अभी तो निकाला था, कितना आया था? 1.25 लॉस आया था, वो भी 1.25 का। चलो उसके अलावा व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ नॉन करंट एसेट? अच्छा, ये अगले अगले पैराग्राफ को लेकर रहेगा। इसके एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। एक तो पूछा है ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड, दूसरा पूछा है एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 1 ईयर्स अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन अकाउंट ऑफ रिस्टोरेशन, ऐसा कुछ तो पूछ रखा है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल E Limited completed the construction of a non-current asset with a life of 20 years. The cost of construction were recognized in PPE and depreciated appropriately. तो जो खर्चा किया कंस्ट्रक्शन पे वो पीपीई में रिकॉर्ड किया और डेप्रिशिएट भी किया। E has a legal obligation to restore the site on which the non-current asset is located. साइट रिस्टोर करने का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ठीक है। ऑन 31st, कब तो 20 साल बाद। The estimated cost of restoration is 2.5 crores. The directors have made a provision of 0.125 in the draft balance sheet. अब 0.125 कैसे आया? इन्होंने क्या किया, जितना आपको डिसमेंटलिंग वाला खर्चा इंकर करना है, इसको डिसमेंटलिंग बोलते हैं, डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 2.5 डिवाइड बाय 20। हम ऐसे बुक कर देगा प्रोविजन? कभी भी नहीं, हम तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाके बुक करते हैं प्रोविजन, बराबर गया। एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 6%, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है। आपको एक बात बोलूं, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, एक चैप्टर है सीएफएस,
मैंने रिसेंटली इसका रिवीजन लिया था यूट्यूब के ऊपर। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये रिसेंटली मेरे ख्याल से आरटीपीज वगैरह में कहीं तो आया था ये। उसमें एक एडजस्टमेंट था प्रोविजन का, मतलब एक सीएफएस के बड़े क्वेश्चन में छोटा सा एडजस्टमेंट था। मैंने पता नहीं वो कराते समय बताया भी था कि कभी कभी उतना छोटा सा पार्ट किधर से आ जाएगा तो करके रखना। तो ये एग्जैक्टली वही पार्ट है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, कर रखा है तो सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो एनीवेज, अब करना क्या देखते हैं अपन। तो इन्होंने सबसे पहले गलती क्या कर दी, सुना, इनकी गलत एंट्री क्या है। इनकी जो गलत एंट्री थी, रॉन्ग एंट्री, इन्होंने क्या पास कर रखा है। इसमें एक अजम्पशन होता है कि इन्होंने जो प्रोविजन है वो कैपिटलाइज नहीं किया है, वो ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इन्होंने एंट्री पास की है P&L टू प्रोविजन, ये कर रखी है 0.125 0.125। दिस दे हैव ऑलरेडी पास्ड, दिस दे हैव ऑलरेडी पास्ड, बट दिस इज द रॉन्ग एंट्री ना। एंट्री भी रॉन्ग है और अमाउंट भी रॉन्ग है। भाई तुम हर तरीके से गलत हो। इसको मैं पहले सॉल्व करवा दूंगा और तीनों एमसीक्यू मेरे उससे बन जाएंगे। सुनना कैसा है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉज 2.5, तो मुझे 2.5 का चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, दे रखा है 6% के हिसाब से 20 साल के बाद का फैक्टर है 3.12। तो अब सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपके प्रोविजन का करेक्ट अमाउंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी 2.5 इंटू 0.312। जरा करोगे प्लीज, 2.5 इंटू 0.312, इट शुड बी 0.78। एंट्री मारते हुए चलेंगे, क्या एंट्री होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो गलत किया है ना उसको आप रिवर्स कर देना, इसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मार देना, ठीक है, ताकि हमारी एंट्री मारनी आसान हो जाएगी। तो गलत किया था ना ये, तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी, उल्टा, प्रोविजन टू P&L 0.125 जो गलत किया पहले उसको रेक्टिफाई कर दिया मैंने। ये करने के बाद जो भी सही करना है बस उतना करूंगा तो काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। जो पहले गलत था उसको रेक्टिफाई किया, अब जो भी सही करना है बस उतना करना तो काम बन जाएगा अपना। तो प्रोविजन कितना था अपना, 2.5 इंटू 0.312, तो आएगा 0.78, ठीक है सर, ये प्रोविजन आ गया। इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होनी चाहिए PP टू प्रोविजन 0.78। प्रोविजन का क्या होता है, अनवाइंडिंग, तो इसका आप अनवाइंडिंग करना @6%, तो आएगा 0.78 इंटू 6%, तो आएगा 0.0468। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, P&L टू प्रोविजन, P&L मतलब बेसिकली इंटरेस्ट टू प्रोविजन, 0.0468 0.0468। अब एक और चीज जो आप भूल जाओगे वो है जब आपने PP कैपिटलाइज किया है, अभी पहले तो नहीं किया था अभी किया है, तो इतने अमाउंट पे आपको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा ना। देखो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप कैपिटलाइज कर चुके हो, डेप्रिशिएट कर चुके हो, बट ये जो रिस्टोरेशन है ये आपने ऐसा नहीं किया, कैपिटलाइज रिस्टोरेशन, सॉरी कैपिटलाइज और डेप्रिशिएट, तो उसको करना पड़ेगा आपको। तो एक ईयर एंड पे एक और एंट्री आएगी, ये भी एंट्री ईयर एंड पे आएगी। क्या एंट्री आएगी, इट विल बी डेप्रिसिएशन, जो जाएगा P&L में टू PP। अमाउंट क्या रहेगा, 0.78 को आप 20 साल में करोगे डेप्रिशिएट, तो 0.78 डिवाइड बाय 20 विच विल गिव मी 0.039 0.039। ये आप पहले कर लेना। वापस से एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है, फिर प्रोविजन बुक करना, अनवाइंडिंग करना, डेप्रिशिएट करना, दैट्स इट। ये कर लो, इतना किया हो गया। देखो फ्लाइंग कैसे दे दिया तुमको मैंने। अब आ जाओ, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोविजन रिक्वायर्ड। ओरिजिनल प्रोविजन कितना होना चाहिए था, 0.78, तो बोल देना इसको। इसके मुंह पे फेंक के मारो आंसर, बोलो 0.78, मार दिया सर। आगे, व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब बेसिकली P&L में क्या क्या एडजस्टमेंट किया आपने। तो आओ इधर, सबसे पहले हमने एक प्रॉफिट बुक किया है, प्रॉफिट नहीं बुक किया है, रेक्टिफाई को रिवर्स किया है, तो ये करेंगे हम। सबसे पहले हमारा एक पॉजिटिव 0.125 है, उसके अलावा हमने एक्सपेंस बुक किया है, ये तो एक्सपेंस बुक नहीं हुआ, ये बुक हुआ है एक्सपेंस 0.0468। देखो जो भी P&L में गया उतना ही देखना, बाकी किसी को मत देखना। जैसे ये गया P&L में, इसको देखा, इसको देखा, और उसके अलावा ये गया P&L में, इसको देखा, तो एक इनकम है और दो एक्सपेंस है, बराबर। तो ये एक्सपेंस 0.0468 और 0.039 ले लो, तो एक इनकम थी और दो एक्सपेंस है, 0.0 क्या था रे 468 और 0.039। जरा निकालो नेट इम्पैक्ट, तो 0.125
माइनस 0.0468 माइनस 0.039, कुछ तो आ रहा है 0.0392 है ऐसा, हाँ ये रहा। देखो ना कितने आसपास के आंसर दे रखे, ये तो बहुत आसपास का था भाई, ये और ये, बट आंसर इज सी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो उसके बाद 1 years अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अरे अनवाइंडिंग निकाली थी ना अपन, 1 साल की कितनी थी अनवाइंडिंग? वॉज 0.0468। अरे समझ क्या रखा है हमको, आता है सर हमको, हाँ सर, यस सर, आ गया सर। केस सिनेरियोस खत्म, केस सिनेरियोस खत्म। क्या तुमको समझ आते हैं क्या? देखो दीज आर फ्यू थिंग्स, कंसेप्चुअली क्लियर हो तो एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए। मैं ये नहीं मानता एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, बट बाय डूइंग सच प्रैक्टिस आपको एग्जाम में एक फ्लो समझता है, किस तरीके से करना है, कहाँ कहाँ से पूछते हैं, है ना ऐसा। तो इन लोग केस सिनेरियोस बेसिकली बड़े क्वेश्चन में से उठा के चिपका देते तुम लोग को। क्लियर? परफेक्ट। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो जो भी क्वेश्चन किताब में नहीं है आपके, वही कराऊंगा मैं, बराबर। चलो तो पहला है इंडेक्स 12, और मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, ये एलडीआर है। अच्छा व्हाट अबाउट केस सिनेरियोस? केस सिनेरियो दोनों के दोनों एलडीआर है, ये भी एलडीआर है, केस सिनेरियोस आर ऑलवेज एलडीआर, ठीक है, और ये भी एलडीआर है, दोनों एलडीआर है भाई, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, अब आ जाओ, ये नया क्वेश्चन है 12 का, बट सिंपल है, ठीक है, लॉजिकल है, जाएंगे अपन इजीली, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। X Limited an Indian company owns a freehold land with a carrying value of 10 lakhs. तो carrying value 10 लाख है, which is not depreciated for tax purpose but is indexed for inflation. आप इंडेक्सेशन लगाते हो इसके ऊपर, इंडेक्सेशन आता है, बीबी सर को पूछो वरना, है ना, वो बताएंगे तुमको। यस पीपल, इंडेक्सेशन सिखाएंगे कैपिटल गेन के अंदर। देखो मेरे को नहीं आता है ये सब, तुम देख लेना। अरे ये पता है ना, इंडेक्सेशन मतलब जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, आता है मुझे भी। Indexed value and the fair value of such land is 15 lakhs. Indexed value 15 है and fair value is 22 respectively. अच्छा, what will be the tax base for such freehold land for measurement of deferred tax? पूछा क्या, सुनना आपको है ना, deferred tax निकालने नहीं बोला है, पूछता है what will be the tax base for such freehold land for measurement of deferred tax. ठीक है। अब 4 केसेस दिए हुए, पहला एक्स इंटेंड्स टू सेल इट एज अ पार्ट ऑफ स्लम सेल ऑफ बिजनेस इवेंचुअली आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब धंधे के साथ ही बेच देगा पूरा पूरा। एक्स इंटेंड्स टू सेल द लैंड इंडिविजुअली एंड नॉट ऑन ए स्लम सेल, ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा, एक्स हैज क्लासिफाइड सच लैंड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इंटेंड्स टू सेल इट इंडिविजुअली नॉट ऑन अ स्लम सेल। और चौथा, एक्स फॉलोज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर फ्री होल्ड लैंड। अच्छा एक सेकेंड, अगर 4th पॉइंट में स्पेसिफिकली बोल रहा है एक्स फॉलोज रिवैल्यूएशन मॉडल, इसका मतलब बाकी 3 में वो शायद कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा होगा। सर कहां लिखा है? ये तो बोला नहीं लिखा है। अब नहीं लिखा है तो तुम कुछ भी मान सकते हो, बट चौथे में क्लियरली बोला है कि ही इज फॉलोइंग रिवैल्यूएशन मॉडल, तो मे बी इट इज इंप्लाइड कि पहले 3 में कॉस्ट फॉलो कर रहा होगा। सर कॉस्ट रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कॉस्ट रहेगा तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कैरिंग ऑन पे रखोगे फिर, ठीक है। एनीवेज आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है? एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉस इन द जुरिस्डिक्शन, मतलब जिस कंट्री में आप हो उसके टैक्स लॉस के हिसाब से इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इफ द फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड एज फॉर पार्ट ऑफ स्लम सेल। बोलता है अगर आप स्लम्स की तरह बेचोगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वाओ, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल इफ द फ्री होल्ड लैंड इज सोल्ड इंडिविजुअली। अगर फ्री होल्ड को इंडिविजुअली बेचने का प्लान है तो फिर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट, जहां जहां स्लम सेल पे बेचने का बात करोगे वहां वहां आपका टैक्स बेस 10 लाख होगा, मतलब विदाउट इंडेक्सेशन। 10 लाख कैसे आया सर? अरे 10 लाख वाज द कैरिंग वैल्यू, अपने पास कोई डिप्रिशिएशन का रेट वगैरह तो है नहीं, तो हम मानेंगे बाकी कुछ होता नहीं होगा, और वैसे भी लैंड है, इट वोंट गेट डिप्रिशिएटेड, तो अच्छी बात है अपने लिए। तो फिर टैक्स बेस विल बी 10 लाख ओनली। बट अगर आप इंडिविजुअली बेचने का बात करोगे ना किसी पार्ट में, इफ यू आर विलिंग टू सेल इंडिविजुअली, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, और इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा तो टैक्स बेस आपका 15 लाख माना जाएगा। अब आप चारों केस में ये देख लेना कि कहां कहां आप इंडिविजुअल बेचने का देख रहे हो और कहां कहां आप स्लम सेल पे बेचने का देख रहे हो। मैं सिंपलिसिटी पर्पस के लिए चारों केसेस में कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, और अभी रेट नहीं है मेरे पास, अच्छा हाँ रेट तो है ही नहीं, तो मैं डिफर टैक्स नहीं निकाल पाऊंगा, बस मैं बता पाऊंगा डिफरेंस का अमाउंट कितना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो देखते क्या बोलता है। सबसे पहले एक्स इंटेंड्स टू सेल इट एज अ पार्ट ऑफ स्लम सेल ऑफ बिजनेस, और मैंने क्या बोला, पहले 3 में कॉस्ट मॉडल अज्यूम करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट रहेगा 10 lakhs,
टैक्स बेस इसमें 10 लाख ही रहेगा, क्यों? स्लम से लेना तो नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो डिफरेंस कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा 11। तो डिफरेंस नहीं है तो डिफर टैक्स भी नहीं आएगा। वैसे डिफर टैक्स निकाल भी नहीं पाओगे, रेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरा, एक्स इंटेंस टू सेल द लैंड इंडिविजुअली, तो कैरिंग अमाउंट तो 10 लाख ही रहेगी, कॉस्ट मॉडल है, टैक्स बेस 15 लाख हो जाएगा। बेचोगे इंडिविजुअली तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस आएगा 5 लाख का। अब एक बात बताओ, चलो आप मान लो, बाई चांस ऐसा मान लो टैक्स रेट दे दिया 30%, तो डिफर टैक्स कितना आता? ये अज्यूम कर लो आप एग्जाम में मत करना है, ऐसे सिंपलिसिटी पर्पस के लिए। तो आएगा 1.5 लाख का डिफर टैक्स, बट ये डीटीए की डीटीएल, तो ये लैंड है। सिखाया था ना, कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज्यादा है। हिंट क्या थी? ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के पास लेकर जाना है। देखो, ये मेरा कैरिंग अमाउंट, रिमोट वाला हाथ टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के पास लेके जाना है, मतलब कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है। वापस से कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस के पास लेके जाना है, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है। असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करना है, लैंड इज असेट, तो असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज करने के लिए वेरी गुड आंसर डीटीए क्रिएट करते हैं। अगर ये डीटीए है, ये डीटीए है, तो इसके डिफरेंस का नाम होगा टैक्सेबल टेम्पररी सॉरी डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, बाई चांस कभी पूछ लिया तो, ठीक है, ध्यान रखना। ये 30% मैंने अज्यूम किया, 30% अज्यूम्ड, कल को उठ के बोलोगे कहां से आया सर आपको। क्लियर? आगे, एक्स हैज क्लासिफाइड द लैंड एज आईपी। देखो आईपी में तो वैसे भी रिवल मॉडल अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट मॉडल ही अवेलेबल है। तो कैरिंग अमाउंट 10 लाख, टैक्स बेस एंड इंटेंस टू सेल इंडिविजुअली, इंडिविजुअल बेचेगा तो टैक्स बेस 15 मिलेगा भाई, डिफरेंस वही 5 का, और यहां भी डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस ही आएगा। देखो डीटीए की वजह से बनता है डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, डीटीएल की वजह से बनता है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। आगे, एक्स फॉलोज रिवल मॉडल, रिवल मॉडल फॉलो करोगे तो कैरिंग अमाउंट 22, दैट इज द फेयर वैल्यू विल बिकम योर कैरिंग अमाउंट। आगे, एंड इंटेंस टू सेल इंडिविजुअली, अरे ले मेरा बाबू बेचेगा इंडिविजुअली तो टैक्स बेस तो 15 मानेंगे विद इंडेक्सेशन, तो डिफरेंस आएगा 7 लाख का। अब यहां कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। अगर कैरिंग अमाउंट डिक्रीज करना है, यहां लैंड का कैरिंग अमाउंट डिक्रीज करना है तो डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। ये बनेगा डीटीएल और ये बनेगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। कहानी खत्म। तुमको समझता है मैंने क्या बोला? यस। चलो, तो ये सोल्यूशन पढ़ लेना भाई, एकदम सिंपल है। अब आएगा लीजेस, सेम क्वेश्चन, सेम इन क्वेश्चन बैंक। जो सेम है ना मैं बता दूंगा, सेम इन क्वेश्चन बैंक, भरोसा करना मेरे ऊपर है ठीक है, मैं ऐसे नहीं भगाने के लिए नहीं बोलूंगा, है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 है 116 का, एक बार एमटीपी आरटीपी वाले सेक्शन का, मेरे क्वेश्चन बैंक का, बट एनीवेज है क्वेश्चन बैंक में, टेंशन मत लो इसको, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, दिस इज देयर इन क्वेश्चन बैंक, अगेन एमटीपी आरटीपी सेक्शन में मिल जाएगा आपको। इंडेस 10 का ये भी है क्वेश्चन बैंक में, ये भी एमटीपी आरटीपी सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, मस्त डिस्कस किया हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद इंपेयरमेंट, ये नया क्वेश्चन है, इट इज सिंपल बट स्टिल नया है तो एलडीआर मार्क कर देना सिंपल, ठीक है। क्या बोलता है सुन लो। At 31st March 11, the assets of a CGU are being reviewed for impairment. The carrying value of the CGU's net asset is 65 lakhs, excluding any restoration provision. Restoration provision के बिना कितना है CGU का वैल्यू? 65 lakhs है सर। And the remaining useful life is 8 years. कोई दिक्कत नहीं है सर। अब प्रोविजन का करना क्या है ये हम नीचे पढ़ते हैं एक बार। मैनेजमेंट्स अप्रूव बजट्स एट 31st March 11 इंक्लूड restructuring cost of 3,50,000 to be incurred in the year 2012. The restructuring is expected to generate cost savings of 1 lakh per annum. ये तो फ्यूचर की सेविंग्स है आपकी। प्रोविजन कितने का बनेगा? 3,50,000 का। वो भी अगर आपने इंड AS 37 भी पढ़ रखा है तो उसमें सीखते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन तब बनता है व्हेन मैनेजमेंट हैज अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कब आएगा? जब प्लान रेडी है, आपने उसको अनाउंस वगैरह कर दिया, बेसिकली आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या हुआ है इसके अंदर। फॉर्मल बजट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर 3 years to 31st March 14. A zero growth rate is assumed because market conditions are extremely competitive. Cash flow estimates are as follows. 2 कैश फ्लो दे रखा है, एक दे रखा है विद रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशन एंड विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशन। मतलब पहले वाले में आप रिस्ट्रक्चरिंग अज्यूम करोगे, सेकंड वाले में आप अज्यूम नहीं करोगे। अब कौन से कैश फ्लो कंसिडर करने पढ़ लेते हैं अपन नीचे। इन 2012 द नेट कैश फ्लोज विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सीड द नेट कैश फ्लोज विद रिस्ट्रक्चरिंग। बोलता है अगर आप 2011-12 में देखोगे
तो अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करोगे तो सिर्फ 5,20,000 का कैश फ्लो है, और नहीं करोगे तो ज्यादा कैश फ्लो है। सर ऐसे कैसे? नहीं करने पे ज्यादा कैश फ्लो, धंधा का रिस्ट्रक्चर किया तो कम कैश फ्लो। वो बोलता है दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोविजन, 3,50,000 का प्रोविजन कंसिडर किया इसलिए। एनीवेज, द फ्यूचर कैश फ्लोज हैव बीन डिस्काउंटेड एट 4%। ये हुई ना काम की बात। फॉर सिंप्लिसिटी इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट कैश फ्लोज अराइज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस 31 मार्च 11 व्हेन। अब इन्होंने दोनों केस में अपने को असम्पशन लगाना नहीं है कि हम कंसिडर करें कि नहीं करें। इन्होंने बोला आपको दोनों हिसाब से आंसर करना है। व्हेन रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 31 मार्च 11, पहला असम्पशन। सेकंड, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 मार्च 11। देखो, अगर आपने रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बुक किया है तो फिर कैश फ्लो भी आपको ये वाला लेना पड़ेगा। अगर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट बुक नहीं किया है तो फिर वैल्यू इन यूज इसके हिसाब से आप निकाल लोगे। तो एक काम करते, इसको हल्का फुल्का सॉल्व कराने का ट्राई करता हूं आपको मैं। इधर आ जाओ। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? दिस इज इलस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 15 ना। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या बोलता है एकदम आराम से देखना। सबसे पहला केस 1 विथ रीस्ट्रक्चरिंग। भाई तुमको चाहिए क्या? देखो, तुमको इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, ठीक है। पहले ज्ञान दे देना, ठीक है, एज पर इंडेक्स 36 ब्ला 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 ब्ला, ज्ञान दे देना कि हम सीजू का इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे करते हैं। और थोड़ा सा ज्ञान आप 37 का भी दे सकते हो कि कब बुक करते हैं प्रोविजन, व्हेन देयर इज ऑब्लिगेशन वगैरह, वो बेसिक ज्ञान दे देना। इनका ज्ञान पढ़ोगे बहुत लंबा चौड़ा है, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से आंसर करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इंपेयरमेंट टेस्ट करने के लिए सीजीयू का आपको दो चीज़ चाहिए। एक चाहिए कैरिंग अमाउंट, है ना, और दूसरा क्या चाहिए आपको? रिकवरेबल अमाउंट। ये दो चाहिए आपको, ठीक है। हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले रिकवरेबल बाद में निकाल, पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कितना है आपका? कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था मेरे ख्याल से, इट इज गिवन एज 65 लाख। अब एक खास बात पता है क्या आपकी? अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन को वैल्यू इन यूज के कैलकुलेशन में कंसिडर कर रहे हो तो फिर इसको आपको यहां भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये सारे असेट्स होते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, बराबर। सीजीयू की कैलकुलेशन में लाइबिलिटी लेस होती है अगर सीजीयू का पार्ट है तो अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो आपकी टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 61.5 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, नाउ रिकवरेबल अमाउंट, इसमें आपसे वैल्यू इन यूज निकाल पाओगे। एफपीएल सेट का डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है। अब इतना मेहनत मत करो यार, देखो आपका टाइम कीमती है। मैं क्या करूंगा, बस मैं ये सारे कैश फ्लो को 4% पे डिस्काउंट कर लूंगा। मैं आईसीआई वाला आंसर कॉपी कर लूं क्या? क्यों करें मेहनत फालतू की? आ जाओ, इन्होंने क्या ले रखा है देख लो इधर। विथ रीस्ट्रक्चरिंग कंसिडरेशन प्रेजेंट वैल्यू ये रही 65.14। इन्होंने 3 डेसिमल दे रखा है, आप एग्जैक्ट लोगे तो भी चलेगा, 3 डेसिमल लोगे तो भी चलेगा। 65.14 कंसिडर कर लेते। तुमको समझा ना? कुछ नहीं, विथ प्रोविजन वाले कैश फ्लोस को डिस्काउंट किया फॉर वैल्यू इन यूज, ठीक है। अरे आपका टाइम बचा रहा, मुझे क्या, मैं तो कर लूंगा कैलकुलेट, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। 65.14, बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितना? अब एडी की तरह डिफरेंस मत निकाल लिया करो। कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल ज्यादा है, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस भाई, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस। कोई इंपेयरमेंट लॉस ही नहीं है ना। पूछा क्या था अपने को? कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, तो बताया कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है भाई। सबको समझा गया? सेकंड वाला केस, विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग, विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग, इफ देयर इज नो रीस्ट्रक्चरिंग ना गाइस, तो उस केस में आपका कैरिंग अमाउंट 65 लाख रहेगा सीजीयू का, बराबर। रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि हम ले रहे विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग, तो ये भी होगा विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग। और जो रिकवरेबल अमाउंट है ना आपका, वैल्यू इन यूज निकालोगे जिसमें, ये भी होगा विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग। देख ले एक बार, कॉपी कर लेते हैं सर, आ जाओ। हम तो नहीं करेंगे मेहनत सर, एग्जाम में करेंगे मेहनत सर, है ना सर, हम तो स्मार्ट बच्चे हैं सर। इधर आ जाओ। 62.73 है विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग, 62.73 लिख लेते, आ जाओ। 62.73 लाख। अब है इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, जितना दिखा रहे हो उतना रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो 65 माइनस 62.73 विच विल गिव मी 2.27 लाख। चेक कर लेते हैं एक बार अपन।
इज इट कमिंग टू 2.27 lakhs? यस सर। तो देखो इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ, पहले बहुत ज्ञान दिया हुआ इन्होंने अपने को, थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है पहले, ठीक है। तो पहले वाले इन फर्स्ट केस प्रोविजन रहेगा 3.5 लाख का, इंपेयरमेंट लॉस रहेगा 0 का। सेकंड वाले केस में कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस है 2.27 का। सर जैसे आपने प्रेजेंट किया वैसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फाइनल आंसर देना बहुत जरूरी है, वो दे देना बस। क्लियर? चलो क्वेश्चन खत्म, मजा आ गया, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, मजा आ गया सर। क्लियर है वाला पार्ट? क्या एकदम क्लियर है सर, टेंशन ही नहीं हमको। तो ये था आपका इंपेयरमेंट वाला पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं सर। उसके बाद है इंटेंजिबल, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, कर चुके हैं, पढ़ोगे समझेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है पीपीई, ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक में मेरे ख्याल से अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन बैंक का, एमटीपी आरटीपी के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम है। बोरिंग कॉस्ट अगेन सेम क्वेश्चन, अपन क्लास में कवर कर चुके हैं इसको, क्वेश्चन बैंक का। ये भी शायद क्वेश्चन 2 या 3 है क्वेश्चन बैंक का, ये भी क्वेश्चन बैंक में। सर हाँ ले इजी आरटीपी पूछेगा मेरा बाबू, हाँ ये भी कर चुके हैं भाई, कर लेना इसको। और कुछ है क्या? हाँ ये एक आखिरी, चलो कुछ तो आया नया सर, इसको भी मार्क कर देना एलडीआर, ठीक है। फटाफट से डिस्कस करते हैं, फिर आरटीपी खत्म है, खत्म। क्या बात करो, सच्ची सर, ये करो पहले फिर करेंगे। इधर आओ, पी एंड क्यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू बाय बिल्डिंग्स दैट हैज 12 फ्लोर्स, 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, विच दे विल लीज टू अदर पार्टीज। तो पहले खरीदेंगे फिर दूसरों को भाड़े पे देंगे, पहले खरीदेंगे फिर दूसरों को भाड़े पे देंगे, ठीक है। पी एंड क्यू आर ऑथोराइज टू लीज 5 फ्लोर्स ईच। P and Q can unilaterally make all the decisions related to the respective floors. इसका मतलब क्या है? मान लो 12 फ्लोर्स है, 12 फ्लोर्स है, ठीक है। पहला P Q, P के पास 5 फ्लोर्स रहेंगे, Q के पास 5 फ्लोर्स रहेंगे। करते क्या इस फ्लोर का? खरीद के भाड़े पे चढ़ाते हैं, खरीद के भाड़े पे चढ़ाते हैं, मतलब इट इज मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 फ्लोर्स। देखो पहले वापस पढ़ लेता हूं, पी एंड क्यू कैन यूनिलैटरली मेक ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव फ्लोर्स एंड आर एंटाइटल्ड टू ऑल ऑफ द इनकम फ्रॉम दीज फ्लोर्स। द रिमेनिंग 2 फ्लोर्स विल बी जॉइंटली मैनेज्ड, ऑल डिसीजंस कंसर्निंग दीज 2 फ्लोर्स मस्ट बी यूनानिमसली अग्रीड, मतलब दोनों का शेयर लगेगा बाकी 2 फ्लोर में। तो 2 फ्लोर P एंड Q, जो रिमेनिंग 2 फ्लोर्स है, दोनों कंसिडर, दोनों के पास डिसीजन मेकिंग है, क्या करना है, खुद करना है, भाड़े पे देना, जो भी है। P एंड Q विल शेयर नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस। देखो अपन ने पढ़ा था देयर इज समथिंग नोन एज जॉइंट अरेंजमेंट, उसमें होता है जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर। वेंचर कब होता है? एक तो जब आपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म किया है एंड आपका हिस्सा नेट असेट्स में है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट असेट्स में हिस्सा है आपका, ठीक है। सर यहां तो सेपरेट एंटिटी फॉर्म करने का बात ही नहीं किया है, तो हम मानते हैं कि एंटिटी फॉर्म कर लिया होगा। नहीं किया आप ऐसा मानते हो तो जॉइंट ऑपरेशन होगा, बट कुछ नहीं बोला, ये भी तूने बोला ना नहीं बनाया है बराबर। तो इन्होंने क्या अज्यूम किया आईसीआई ने कि सेपरेट एंटिटी तो होगी, ठीक है। अब द मेन पार्टीज, उन्होंने सबसे बड़ा हिंट क्या दिया है कि हिस्सा आपका नेट असेट्स या नेट प्रॉफिट्स में है, तो इट इज मोर लाइक अ जॉइंट वेंचर फॉर यू। तो जो बाकी के 2 फ्लोर है ना, जॉइंट वेंचर होंगे दोनों पार्टीज के लिए। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एज पर इंड AS 20 इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो बोला हुआ है दे विल हैव द राइट्स टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट, दैट इज दे बोथ विल हैव द राइट टू द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। दिस इज द मेन हिंट। देखो अगर ये नहीं बोलता ना तो फिर आप असम्पशन ले लेना कि यार सेपरेट एंटिटी नहीं होगी तो फिर ये भी हो सकता है, तो मतलब आप यू कैन आंसर दोगलापंथी से। जब वो क्लियरली हिंट दे रहा है कि देरा उनका हिस्सा नेट असेट्स के अंदर है, तो वो जॉइंट वेंचर का हिंट दे रहा है आपको बेसिकली। द लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड टू बी रेलेवेंट एक्टिविटी वेदर दिस अरेंजमेंट इज अ ऑपरेशन और वेंचर। सबसे पहली बात, ये 2 फ्लोर्स के लिए बता रहा हूं मैं, बट इन्होंने जब आंसर किया तो 3 पार्ट में आंसर किया। पहला जो पी के पास 5 फ्लोर्स है, वो शॉर्टकट बताऊं, पी के लिए रहेगी इंड AS 40, क्योंकि ये 5 लोगों तो अकेला पी कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें कोई मत लगाना 28 या 111 या जो भी है। ये जो क्यू कंट्रोल कर रहा है वो क्यू के लोग इंड AS 40 आईपी। देखो जिसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास है वो तो आपकी एसेट हो गई ना यार, दैट इज नॉट अ जॉइंट वेंचर या जॉइंट अरेंजमेंट। ये जो दोनों पे कंट्रोल है आपका, उसके लिए अपन बात करेंगे, तो ये वेंचर है। आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दिखाता हूं, इधर आओ।
इन्होंने पहले बहुत ज्ञान दिया हुआ है, सर इतना ज्ञान हम कैसे लिखेंगे? अरे लिखो ना ऑन वर्ड्स में, कुछ नहीं, 111 इज जॉइंट अरेंजमेंट्स, बराबर, उसमें बताओ ऑपरेशन क्या होता है, वेंचर क्या होता है, डिफाइन करो ऑन वर्ड्स के अंदर। फिर बोलता है पहला 5 फ्लोर इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर पी, अगला 5 फ्लोर इट इज आईपी फॉर क्यू, 2 फ्लोर इट इज अ जॉइंट वेंचर, क्यों? क्योंकि उनका हिस्सा किसमें, नेट एसेट्स में हिस्सा है उनका, इसलिए। देखो मैं चाहूँ ना इस पे राम कथा जैसे बहुत बातें कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन स्ट्रेच इट टू मोर 15 मिनट्स, बट दैट इज नॉट आर फोकस पॉइंटर। यू गाइज नो द कंसेप्ट। आप अगर आरटीपी देखने आए हो इसका मतलब आपने एफआर पढ़ रखा है, यू आर हियर टू चेक आउट सम न्यू क्वेश्चन जो फटाफट से हो जाए। तो डर किस बात का? कर दिया ना 45 मिनट्स में कंप्लीट, अरे कर दिया ना तुम्हारे भाई ने, सारे नए क्वेश्चन, सारे केस सिनेरियोस खत्म। तो इसी बात पे जल्दी से बोलो एक तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ एक कमेंट में बता के जाना कैसा लगा आपको आरटीपी, और टेंशन मत लो, कुछ भी रेलिवेंट होगा लाता हुआ चलूंगा आपके एग्जाम के लिए, बट अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना, एंड श्योरली यू विल रॉक इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो पीडीएफ है आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा अगर कभी भी आप अपने फ्रेंड्स को कोई लेक्चर्स रिकमेंड करो तो ऑफिशियल वेबसाइट bbvirtuals.com, वहाँ से रिकमेंड करना। आखिर में सर प्रचारण कर ही लिया आपने। थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।